अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिटिकल टॉक में खुश आमदीद। तालीम ऐं उन सां जुड़ियल जेके मसइला आहिनि उहे कंहिं क़ौम खे कंहिं रीढ़ जे हॾी वांगुरु कंहिं क़ौम जी तरक़ी लाइ हिकु रीढ़ जी हॾी जो किरदारु रखंदा आहिनि। तालीम में अहलियत जो मयार हुजे, शागिर्दनि में क्रिटिकल थिंकिंग, ओपिनियनाइज़ेशन ऐं जदीद मॉडर्न एकेडमिक्स जे जेके मयार आहिनि उनखे पूरो रखणु, तालीम प्राइमरी तालीम खां वठी करे यूनिवर्सिटी तालीम ताईं इन सभिनी पैरामीटर्स ऐं मयारनि खे पूरो करणु कंहिं बि क़ौम खे तालीमी मैदान में अॻिते अचण लाइ लाज़मी हूंदो आहे। ऐं उन खां अलावा असेसमेंट, इवाल्युएशन ऐं रिसर्च बेस ऐं इंटरेक्टिव टीचिंग्स जेके आहिनि उहे बि तालीम जे मैदान में तमामु अहम हिसो ऐं किरदारु रखंदड़ हूंदियूं आहिनि। छा असांजे पाकिस्तान में मौजूदा जेका एकेडमिक्स आहे उन में सिलेबस अपडेटेड आहे ऐं सिलेबस में अहिड़ियूं के मयाद मतिलबु अहिड़ो मवादु आहे जेको शागिर्दनि में ओपिनियनाइज़ेशन ऐं क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करे सघे। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त छा जेको साइंसी जेको सिलेबस आहे उन में छा उहो साॻियो ई 50 साल पुराणो सिलेबस आहे या अॼु बि असां उहे पुराणी थ्योरीज़ पुराणी क्लासिकल टाइम वारो सिलेबस आहे। इन सभिनी सवालनि जा जवाब ॾियण लाइ असांखे हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मॉडर्न एकेडमिक्स में हिकु बहितरीन पंहिंजी ख़िदमतूं सरंजाम ॾींदड़ ऐं हींअर मौजूदा ज़ैबिस में एज अ वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक्स डॉक्टर अल्ताफ़ मुकादी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। सर, पहला आपसे सवाल यही होगा कि क्या पाकिस्तान का जो अभी मौजूदा निज़ाम है उसमें मॉडर्न एकेडमिक्स को देख के किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं इस सवाल का जवाब मैं कुछ तफसील से देना पसंद करूँगा। एक्चुअली इस एजुकेशन में तकरीबन मैं 42 ईयर से हूँ और मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फुल टाइम जॉब किया है। ज़ैबिस्ट में मैं पिछले 10 साल से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उससे पहले मैं डीन था बहरिया यूनिवर्सिटी में और इससे पहले मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था हमदर्द यूनिवर्सिटी में। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी है और हर जगह मैंने कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया कि पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है उससे आप कितने मुतमईन हैं, तो मेरा जवाब होगा कि मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। उसकी वजह बहुत सारी हैं। एक वजह तो ये है कि अगर आप कंट्री लेवल पे बजट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो तालीम कभी भी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। ठीक है, यानी इवन आज भी हम 3% ऑन द पेपर दिखाते हैं, हालांकि 3% से बहुत कम ख़र्चा होता है एजुकेशन पे। जबकि दूसरे ममालिक जैसे हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं लाइक मलेशिया, टर्की, वहाँ पे 16 to 17% एजुकेशन पे ख़र्च किया जाता है। तो उसके रिज़ल्ट्स भी आपके सामने हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ में अगर आप जाएँ तो आपको फ़ख्र होता है जब आप तुर्की में जाएँ या मलेशिया में जाएँ कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने कितनी तरक्की की है और वहाँ से कितना इनको रिसर्च मटेरियल बनता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कमीशन बनाए गए हैं, बहुत सारी रेगुलेटरी बनाई गई हैं। तो बजाय इसके कि ये रेगुलेटरी बॉडीज़ आपको कुछ एडवाइस करती या आपको सपोर्ट करती, हेल्प करती, मेरा अपना ख्याल है और मेरी ये एक एनालिसिस भी है कि इन रेगुलेटरी बॉडीज़ से हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पर अब HEC है वो 2003 में इसका फाउंडेशन हुआ था, फेडरल HEC की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद 18 तरमीम के बाद जो है वो फिर सूबाई लेवल पे भी HEC बनी है। लेकिन HEC का जो बेसिक कैरेक्टर था या बेसिक चार्टर था वो था टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। लेकिन अलॉन्ग विद द टाइम हम देखते हैं कि फैसिलिटेटर तो एक तरफ वो डिक्टेटर वाला काम कर रही हैं। यानी आप देखें कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक चार्टर होता है, वो असेंबली से अप्रूव होता है। ठीक है, और उस चार्टर में यूनिवर्सिटी एम्पावर्ड होती है कि वो किस तरह के प्रोग्राम रन कर सकती हैं और अपना प्रोग्राम खुद करिकुलम डिज़ाइन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी मुश्किलात हैं। HEC कहता है नहीं, हम जो करिकुलम बना के देते हैं उसको फॉलो करें, फिर जो हम कंडीशन लगाते हैं वो आपको फॉलो करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के चार्टर की तो कोई अहमियत नहीं है। आपके पास एक ऐसी बॉडी पाकिस्तान में आ गई है जो ओवर एंड अबव आपके चार्टर से है। तो पहला तो कॉन्फ्लिक्ट वहीं से शुरू होता है। दूसरी जो चीज़ बड़ी है इस सिलसिले में वो ये है कि हमने
2003 में हायर एजुकेशन कमीशन बनाया। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन की ज़रूरत इतनी नहीं थी जितनी कि हमें लोअर एजुकेशन कमीशन पे बनाना चाहिए था। आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में आप जो इनटेक लेते हैं उनका इतना बुरा हाल होता है, इनका जो स्टूडेंट्स जो जिस लेवल पे आ रहे हैं, मैं कुछ वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, सॉरी टू से, मगर जिसे हम कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये बड़ा मशहूर है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बच्चे आते हैं उनका लेवल अगर आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे देखें तो बहुत कम है, और उसकी मेन वजूहत ये है कि हम कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे हमारे पास कोई ऐसी रेगुलेशंस नहीं हैं, और जो बच्चा है वो प्राइमरी से इतना वीक होता है, हम कभी भी फोकस नहीं करते कि उनको हमें कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैंने कई दुनिया के मुल्कों को विज़िट किया है और मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि स्कूल लेवल पर बहुत ज़्यादा उनके सिस्टम स्ट्रीमलाइंड होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर इतनी रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उस बाय दैट टाइम बच्चा वैसे भी वो 18 साल या 15 साल या 18 साल की रेंज में आ चुका होता है। तो उस एज ग्रुप में स्टूडेंट्स को ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने हर एक के अपने अपने सिस्टम होते हैं। वहाँ ये नहीं है कि जी कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो उनकी यूनिवर्सिटी को डिक्टेट करे कि नहीं आप ये कर नहीं सकते और ये कर सकते हैं। आप देखें वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, अमेरिका हो या यूरोप हो, वो यूनिवर्सिटीज़ कितनी फ्लरिश करती हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी ऑक्सफोर्ड में उनकी रेगुलेटरी जो यूके की रेगुलेटरी बॉडी है वो कभी मेरे ख्याल में आपके इसमें एक मैं कॉम्प्लीमेंट्री तो ऐड कर लूँ, लोअर एजुकेशन कमीशन वाकई में एक ज़रूरत है आपके मुताबिक। और जैसे जापान है या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर जो फंडिंग्स देते हैं या ज़्यादातर उनका जो कंसंट्रेशन होती है दे एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब लोअर एजुकेशन के हिसाब से। बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ भी देना जवाब पसंद करूंगा। आप देखें कि बच्चा जब पैदा होता है तो पहली उसकी जो तालीम गाह या तरबियत गाह उसका घर होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ कि तालीम एक तरफ ज़रूरी है, मगर तालीम से कहीं ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। हमारे माशरे में जो इस वक्त हाल है, बुरा हाल है, वो हमारी तरबियत ना होने की वजह से है। तालीम में भले हम पीएचडी कर लें या हर साल हम 2000 पीएचडी प्रोड्यूस करें, वो आपकी कोई मेरिट नहीं बनती। आपकी असल मेरिट बनती है कि पूरी नेशन जो है उसकी तरबियत होनी चाहिए। ये भी अनफॉर्चुनेट है कि स्कूल एजुकेशन का एक्सेस पूरे मुल्क में इक्वल नहीं है, और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे तो खाली 1% एडमिशन ही होते हैं। पूरी 25 करोड़ की आबादी ले लें तो सिर्फ 1% ऐसे खुश नसीब हैं जिनकी के यूनिवर्सिटी तक रसाई है, ठीक है। तो वो तो बात है, स्कूल लेवल पे भी रसाई जो है वो बहुत कम पॉपुलेशन को है। लेकिन हम स्कूल में क्या कर रहे हैं? मैं कनाडा में और इंग्लैंड में कुछ स्कूल्स का मैंने विज़िट किया था, और वहाँ मैंने देखा कि स्कूल में तरबियत पे ज़्यादा फोकस होता है तालीम के मुकाबले में। अब तरबियत वो दोनों तरह की होती है, फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी होती है और मेंटल ट्रेनिंग भी होती है। मेंटल ट्रेनिंग को नॉर्मली हम तरबियत कहते हैं, और फिज़िकल ट्रेनिंग तो जाहिर है कि वो बच्चे को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आप वहाँ का कोई 10 साल का बच्चा देखें तो हमारे 10 साल के बच्चे से आप उसको फिज़िकली भी अब देखें तो वो बहुत बड़ा नज़र आता है, इसलिए कि वो सारा फोकस करते हैं उसकी फ़िज़िकल फिटनेस पे और उसकी मेंटल ट्रेनिंग पे। ये रिसर्च से प्रूव हो चुका है, और मैं बहुत पहले कई इंटरव्यू में ये बोल चुका हूँ कि शुरू के जो 12 साल बच्चे के होते हैं उसमें आप अगर उसको सही तरबियत दे दें, तालीम को कम फोकस रखें, तरबियत को ज़्यादा रखें, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उसका कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है। 12 साल के बाद बच्चे की आदत को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वहाँ के स्कूल में मैंने देखा कि स्कूल में नॉर्मली स्कूल का बैग नहीं होता। स्कूल में खुद ही जो थोड़ा बहुत मटेरियल है वो स्कूल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। बच्चा जो है वो घर पे फ्री होकर आता है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ होमवर्क और समथिंग लाइक दैट। हमारा तो सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है ना, कि होमवर्क भी है फिर ट्यूशन भी हम कराते हैं। ये सिस्टम ही बिल्कुल गड़बड़ वाला है। बच्चे को जब स्कूल में आए तो उसको तरबियत पे फोकस होना चाहिए। हमारा जो मज़हब है ये इतना उम्दा मज़हब है, इसमें इतनी अच्छी प्रीचिंग की गई है, लेकिन हम उस किसी भी प्रीचिंग पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे मज़हब ने कहा है सफाई निस्फ़ ईमान है, आप देख लें गंदगी का क्या हाल है हर जगह पे। हमारे मज़हब ने झूठ बोलने को बहुत बुरा कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान उन टॉप कंट्रीज़ में है जहाँ सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। तो हम मज़हब की किस बात पर अमल करते हैं? आप अगर अमेरिका में या यूरोप में जाएँ, मैंने तो ये फील किया है कि वहाँ के लोग सिर्फ कलमा पढ़े तो हमसे बहुत अच्छे मुसलमान हैं।
ठीक है ना। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। सर तरबियत से रिलेटेड मेरा एक सवाल है आपसे। देखें, अगर एजुकेशन सेक्टर में जैसे एक्सेस टू इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन और इसके अलावा जो है ये हमारा एवोल्यूशन असेसमेंट सिस्टम्स हैं, ये अलग चैलेंजेस हैं। जो मैंने आज एक फील किया है कि एक तो आप मुझे बताएं कि ये जो आउटडेटेड सिलेबस है, इसका असर ये हुआ है कि बच्चों से ओपिनियनाइजेशन और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो चली गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी आपकी बड़ी सही ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको ज़ेबिस्ट के हवाले से बताऊं कि यहाँ पर देखें, यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर है हर पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने यहाँ पर ज़ेबिस्ट में एक सिस्टम शुरू किया सिर्फ इस पॉइंट पे कि जी हमें सोचने वाली सलाहियत कब पैदा होगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन पेपर्स हैं, जो टीचर एग्ज़ाम लेते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे सवाल करते हैं जो आपके मेमोरी को चेक कर रहे होते हैं, जिसे हम आम ज़बान में रट्टा लगाना कहते हैं। तो हम मेमोरी टेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसकी थॉट को चेक करना है कि उसमें कितना विजडम क्रिएट हुआ है, उसमें कितनी एनालिटिकल एबिलिटी है। और एजुकेशन का मकसद ही यही होता है, टू क्रिएट एन एबिलिटी टू एनालाइज द थिंग्स, वो है ही नहीं। तो मैं बिल्कुल एक माइक्रो लेवल पे जाके मैंने यहाँ पर एक सिस्टम शुरू किया है और मैंने टीचर्स को पाबंद किया है कि कोई भी एग्ज़ाम का सवाल आप व्हाट से या हाउ से, व्हाट से या क्या होते हैं जो ये जो वो होते हैं डब्ल्यूज होते हैं, हाँ, वैन से या व्हाट से नहीं करें, वाई एंड हाउ से शुरू करें। आप शुरू करें वाई एंड हाउ से। जब आप वैन से और हु से शुरू करते हैं तो उसका जवाब ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड होता है, यानी आपके जहन में जो रट्टा लगाया हुआ होता है आप उसको इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअली थॉट चेक करना है बच्चे का कि उसका थॉट प्रोसेस कितना फास्ट है, कितनी एनालिसिस कर सकता है वो, तो फिर आपको सवाल शुरू करना चाहिए हाउ या वाई से। ठीक है, आप बेशक ओपन बुक एग्ज़ाम ले लें, लेकिन वाई और हाउ का जवाब सिर्फ उसी को आएगा जिसने कि बाकायदा एक सही स्टडी की होगी, अपने सब्जेक्ट को सही पढ़ा होगा और समझा होगा। तो ये एक चीज़ है जो मैं यहाँ लेकर आया हूँ और मेरा जो QEC डिवीज़न है पूरा ये इस पर लगा हुआ है। हर सेमेस्टर के एंड पर मुझे वो रिज़ल्ट देते हैं उसका, तो उससे मुझे पता चलता है कि हमारी जो लेवल ऑफ असेसमेंट है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने अभी 2 साल पहले शुरू किया है और उसके अच्छे नतीजे आए हैं। आपका बच्चा जब यूनिवर्सिटी से निकले तो उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, इसका थॉट जो है वो बहुत ऐसा हो जो हर चीज़ की एनालिसिस कर सकें। अदरवाइज़ तो फिर वो सारी तालीम जो है वो अगर मेमोरी बेस्ड है और अच्छे अच्छे ग्रेड ला के आप ने किसी को दिखाया, मगर प्रैक्टिकली जब आप लाइफ में आते हैं तो वो असल में एक वो होता है, गैप होता है जो अच्छा, इस गैप से सर मैं अगर क्रिटिकल थॉट से इसको अगर बढ़ा दूं तो साइंस की जो एजुकेशन है हमारे यहाँ अभी भी इतना कोई लेवल पे नहीं आ सकी कि हम कोई अच्छे साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर सकें। मतलब उंगलियों पे गिने कुछ लोग हैं, बाकी हम साइंस में इतना क्यों पीछे हैं? व्हाई आर वी बैक इन द साइंटिफिक जो है वो ग्राउंड्स पे जो है हम किस तरह से किस नज़र से देखते हैं अब इस चीज़ को? अगेन मैं आपको अपने दलील से साबित कर सकता हूँ कि यही रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो सबसे बड़ी रुकावट हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? आप ये देखें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो यानी दुनिया में ज़रूरत है वो IT स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। इवन ज़ेबिस्ट में भी अभी हमारे कल एडमिशन क्लोज हुए हैं, तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के लिए 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई है। ठीक है, अब अगर आप कंपेयर करें अपने पड़ोसी मुल्क से, इंडिया से कंपेयर करें, वहाँ पर हर साल कोई 10 से 12 लाख IT ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कम से कम। उसमें डिप्लोमा और इस तरह के लोग शामिल नहीं है, सिर्फ डिग्री लेने वाले ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि ये वो सेक्टर है जो फ्यूचर में आपको बहुत पैसा भी कमा के देगा और फ्यूचर में सारी चीज़ उसी पे बेस करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप मशीन लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी, ये सारे जो चीज़ें हैं, या रोबोटिक्स है, ये सारी चीज़ें आगे जाके बहुत आगे एडवांस लेवल पे जानी है। हमारे यहाँ कभी भी ये सोचा नहीं गया। आज भी रेगुलेटरी बॉडी कहती हैं जी, जो कंप्यूटर साइंस को जो डील करती हैं, कंप्यूटिंग काउंसिल, जी आप सिर्फ एक सेक्शन पढ़ा सकते हैं या आपके पास एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। आप मुझे बताएं, मेरे पास 1000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो वाई शुड आई डिप्राइव द नेशन, वाई शुड आई डिप्राइव द स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग दिस एडवांस डिसिप्लिन्स? तो अगेन वो रेगुलेटरी बॉडी के ऐसे प्रेशर्स हैं कि जी आप एक सेक्शन ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। भाई एक तरफ आप कंट्री की प्रायोरिटी देखें। कंट्री की प्रायोरिटी ये है कि मैं 1000 में से कम 500 बच्चों को लूँ
और उसको मैं फुल ट्रेन करूं ताकि वो जब 4 साल के बाद मार्केट में निकलें तो एक सोसाइटी के लिए भी और पाकिस्तान और कंट्री के लिए भी एक अच्छे साबित हों। तो एक तरफ हम वो बात करते हैं कि हमें हमारे कंट्री में ज़्यादा आईटी ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है, दूसरी तरफ ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो रिस्ट्रिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन डाल देती हैं। तो ये कोई बैलेंस नहीं है, हमारा एटीट्यूड अलग है और हमारी थिंकिंग अलग है। तो कोई अच्छे प्लानिंग या अच्छे जो लोग नहीं, आपके मुताबिक किस तरह के मेजर्स होने चाहिए जिस तरह का ये गेप, मतलब व्हाट द रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड डू एक्चुअली? सबसे पहले तो आई एम सॉरी टू से ये जो सियासी अपॉइंटमेंट्स होते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ में वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। ठीक है, ये 2003 से ऑनवर्ड जितने भी वहाँ पर HEC के सरबराह हों या बाकी जो दूसरे काउंसिल्स बनाए गई हैं, आप देखें कि अपॉइंटमेंट्स किस बुनियाद पे होते हैं। दूसरा ये है कि बजाय इसके कि आप यूनिवर्सिटी को सिर्फ रेगुलेट करते रहें और उनको फैसिलिटेट ना करें, ये एटीट्यूड ख़त्म होना चाहिए। और तीसरी बड़ी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि HEC के लेवल पर देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। HEC की जितनी फंडिंग है वो पब्लिक को जाती है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को जाती हैं, जबकि पब्लिक यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें वो एकड़ों में होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास दूसरा कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता सिवाय इसके कि वो ज़्यादा फीस लेके अपने खर्चे पूरे करें। ये जो इम्बैलेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। जब 2003 में HEC की पॉलिसीज बनाई गई थी तो ये जहन में नहीं रखा गया था कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी लाना है। आज आधी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में हैं और आधी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर में हैं। पब्लिक सेक्टर जिसको इतनी फंडिंग मिलती है, ठीक है, और इतनी सारी और फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आप उनको देखें सुबह वो दोपहर को 2-2:30 बजे तक ख़त्म बंद हो जाती है, सन्नाटा होता है शाम को। हम ज़ेबिस्ट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, हम सुबह 8 बजे खुलते हैं और रात के 10 बजे यूनिवर्सिटी बंद होती है, और 7 डेज ए वीक, संडे को भी क्लासेस हो रही हैं, सैटरडे को भी क्लासेस हो रही हैं। सो वी वांट टू यूज़ द आवर रिसोर्सेज मैक्सिमली, ताकि ये कि हम जितना अपने लोगों को फ़ायदा दे सकें, लेकिन हमें कोई फंडिंग नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक मिडिल क्लास का बच्चा, और ज़्यादातर पाकिस्तान में मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है ना, आप देखें कि 80% आबादी तो आपकी लोअर मिडिल क्लास की तरफ है। ठीक है, अब लोअर मिडिल क्लास के लिए और जिसके 2 या 3 बच्चे हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को ही फोकस में रखते हैं कि जब एडमिशन मिलेगा तो ठीक है, वरना वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो कैपेसिटी है ज़ाहिर है वो उससे आगे नहीं बढ़ते, जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं उसमें ज़ाहिर है जो लोअर मिडिल क्लास के वो हमारी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे पास नहीं आते, बल्कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये भी बहुत बड़ा एक कौमी नुकसान है जिसको आज तक लोग सोचते नहीं है, मतलब एड्रेस ही नहीं किया गया इस चीज़, एड्रेस ही नहीं किया गया। अब आप ये बताएं कि अगर HEC की फंडिंग पब्लिक और प्राइवेट दोनों को दी जाए, भले थोड़ी सी कम दें, तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो हम इतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें तो यूनिवर्सिटी में अच्छे टीचर्स, क्वालिटी टीचर लाने हैं, हमें तो उनको हाई सैलरी पे ले आना है ताकि हमें क्वालिटी दे सकें। ठीक है, तो उस क्वालिटी को देने के लिए हमें पैसे जनरेट करने हैं, और पैसे जनरेट करने के लिए हमें फ़ीस ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो अगर हमें HEC फंडिंग करें तो फिर हम भी इतनी फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे, हम भी एक उस कैटेगरी में आ जाएंगे जिसमें कि जो बच्चा है या पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें। तो एक दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने इतने प्रपोजल भेजे हैं HEC को, हर दौर में भेजे हैं, वो उनके HEC की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। अच्छा, तो ये मतलब इस तरह में जो है ना वो सारे का सारा जो वो है फ्रेमवर्क ऊपर से ही जुड़ सकता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज इसमें काम कर सकती हैं? नहीं, हाँ जी जी बिल्कुल। और आपको मतलब इस तरह से अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई इंटर यूनिवर्सिटीज जो है वो कोई फोरम्स या इस तरह के कोई बना के जो है हम इस तरह के कोई काम नहीं कर सकते हैं? देखिए, फोरम्स बेशक आप जितने बनाए, हमारे पास भी बहुत सारे फोरम हैं, हमारे पास भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमसे लिंक्ड हैं, मगर द थिंग इज़ के सारी चीज़ें घूम फिर के आती हैं पैसे पे। पैसे के बगैर तो कोई काम नहीं होता। अब मुझे हर लेबोरेटरीज में लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए तो मुझे पैसे चाहिए, ठीक है ना, कोई मुझे इस तरह से डोनेशन कोई भी नहीं देगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में वो पूरी लैब वो करोड़ों रुपए की होती है, वो HEC वाले फंडिंग करते हैं, तो जाहिर है कि ये डिस्पैरिटी तो है, और उसकी वजह से फिर हमारी जो कौम है, यानी हमें भी बड़ा अफसोस होता है कि एक बहुत मेरिटोरियस बच्चा है। हम तो खैर ज़ेबिस्ट में अगर कोई मेरिटोरियस आता है तो हम उसको स्कॉलरशिप दे के किसी तरह से हम सिस्टम में ले आते हैं, मगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज में हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हमारे पास अगर
एक साथ 200-300 बच्चे आ जाएं तो हम उसको फ्री कर सकें, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कंट्री वाइड अब कोई बैलेंस क्रिएट किया जाए बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, तो पॉसिबल है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी कोई गरीब घरानों के और मिडिल क्लास लोगों के बच्चे आएँ। और ये भी एक प्रूवन चीज़ है कि जो बच्चे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं। इसमें मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। मैंने देखा है जो इस तरह के फैमिली से आते हैं वो बच्चे ज़्यादा मेहनती होते हैं, ज़्यादा ज़हीन भी होते हैं और वो स्ट्रगल करके बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी तो मिले उनको, हम तो अपॉर्चुनिटी देने की पोजीशन में नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव या सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम सही तालीम सही आदमी को पहुंचा नहीं सकते। और जहाँ तक मैंने एक साथ जो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तालीम से पहले वो तरबियत की है। इस कौम को तरबियत की बहुत ज़रूरत है। आप देख लें उसको तरबियत किस तरह से बाहर के स्कूलों में दी जाती है। पाकिस्तान में जो बच्चा जो है उसका वज़न अपना कम होता है और स्कूल के बैग का वज़न ज़्यादा होता है, और एट द एंड ऑफ अ डे वो कोई तरबियत लेके नहीं निकल रहा। मैं एक स्विट्ज़रलैंड में एक स्कूल की बात बताऊं, वहाँ पे जब स्कूल की छुट्टी मेरे सामने हुई थी तो बच्चे इसी डिसिप्लिन के साथ बाहर निकल रहे थे कि मुझे लगा कि यार ये बच्चे इतने डिसिप्लिन के साथ इस एज ग्रुप में हैं तो ये डेफिनेटली सारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो गई इनकी। हमारे बच्चे बड़ी से बड़ी स्कूल में भी हों, जब छुट्टी की वो बेल बजती है तो ऐसे भागते हैं जैसे उनकी जान छूटी उधर से। तो ये इस तरह के जो है ना हमारे रवैये ये सही नहीं है, हमें तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा सर, इसमें ये है कि जो तरबियत हो या एजुकेशन, मतलब तालीम और तरबियत में टीचर का बड़ा किरदार होता है। उस्ताद जो है, उस्ताद अगर आप देखें पुराने ज़माने में कि जो टीचिंग मेथड से वो कुछ टिपिकल थे, आज हर दफ़े टीचिंग मेथड जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो मॉडर्न टीचिंग मेथड में एक होता है इंटरैक्टिव टीचिंग, जिसको आप मतलब दोनों साइड पे जो है ना वो देखते हैं। तो आप किस तरह से देखेंगे, किस तरह के टीचिंग मेथड्स हमें अपडेट करने चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम? देखें, एक ज़माने में याद है जब हम स्कूल में जाया करते थे 60s में, तो उधर कोर्स होता था सिविक, यानी हिस्ट्री, सिविक और जोग्राफिया ये पढ़ाते थे ना। आज सिविक कहाँ है? सिविक में थोड़ी बहुत हम तरबियत वाले पहलू जिक्र करते थे, सिविक एथिक्स होती है, जो सिविक एथिक्स होती है वो आजकल कहाँ है? मोरालिटी का बुनियादी एक। और आप देखें कि जो सिलेबस में जो इवन एट द अंडर ग्रेड लेवल हम लिखते हैं जी इस्लामियात पढ़ें / एथिकल बिहेवियर, ये HEC की तरफ से है। और इस्लामियात मुसलमान पढ़ेंगे और जो एथिकल बिहेवियर है वो नॉन मुस्लिम पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से तो ये अदरवाइज़ होना चाहिए। मुसलमानों को ज़्यादा जो है ना वो तरबियत की ज़रूरत है, एथिक्स की ज़रूरत है। और मेरा तो ये ईमान है कि अगर जिस बच्चे में अच्छी तरबियत होगी वो उसके लिए तालीम तो क्या किसी मैदान में भी जो है ना वो आगे बढ़ सकता है। उसको फिर फर्दर कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे की तरबियत, उसके टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें सफाई का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और सफाई से मुराद हरगिज़ कपड़े की सफाई नहीं है, जहनी सफाई है। आपकी मुराद ये है कि देखें, मतलब तालीम जो है आपकी नॉलेज बढ़ा सकती है, लेकिन तरबियत आपका एटीट्यूड जो है बिल्कुल आपका करेक्टर तरबियत से बनता है। कैरेक्टर बिल्डिंग। बिल्कुल आप देखें पढ़े लिखे लोग, हम जब गाड़ी में चलाते हैं तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो रेड लाइट को भी क्रॉस कर देते हैं, तरबियत नहीं है। तो उस तालीम से क्या फ़ायदा हुआ जब उसको एक अच्छा इंसान नहीं बना सकी। तो मेरा जो शुरू से ये फोकस है कि पहले हमें इंसान साजी पे जोर देना चाहिए। एक अच्छे इंसान तो पहले बनाए, फिर तालीम और सारी चीज़ें जो ज़रूरी हो जाती हैं। तो मेरा तो ये मैसेज हमेशा हर इंटरव्यू में मैं यही कहता हूँ कि हमारी कौम को, बहसीत पूरी कौम, हमें तरबियत की ज़रूरत है। और तालीम के अंदर भी कोई भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, इवन एट द मिनिस्ट्री लेवल। अब आप देख लें मिनिस्ट्री में आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं उनकी अपनी तालीम क्या होती है और फिर क्या उनका बैकग्राउंड होता है। तो मुझे फर्दर आपके इंटरव्यू में कहने की ज़रूरत नहीं है। सही। तो सर ये आप मुख्तसर अगर मैं आप की बात से जो है वो अगर अखज़ करूँ तो वी आर टुवर्ड द मोरल डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर ट्रेनिंग बिहाइंड इन अवर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो मोरल डिक्लाइन है, जिस तरह से आप माशरे को देख लें, हम सोशो पोलिटिकली की तरफ से तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये इखलाकी जो डिक्लाइन है, जो इखलाकी एक वट एवर टू बी वेरी सॉरी टू से एक मोरली करप्शन जिसको कर दें, तो ये इसका आपके मुताबिक इसका सबब है जो कि हमारे जो ट्रेनिंग वाला फैक्टर है इंस्टीट्यूट्स में वो भूल चुके हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि ट्रेनिंग वाला पार्ट है ही नहीं यहाँ पर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बच्चे की तरबियत जो है ना ये घर से शुरू होनी चाहिए।
और घर पे जाहिर है कि उसको प्रॉपरली पेरेंट्स उस तरह से अटेंड नहीं कर रहे होते जिस तरह से कि करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स शायद इतना टाइम नहीं देते। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बच्चे की जो तरबियत है ना, ये उसी वक्त शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। ठीक है, 9 महीने वो जो होता है, जो माँ किस तरह बिहेव करती है, माँ किस तरह क्या खाना खाती है, किस तरह से वो, मैं एक रिसर्च पेपर आपको दिखाऊंगा, बड़ी उम्दा रिसर्च है, एक बाहर किसी ने की है कि माँ जब प्रेग्नेंट होती है और वो अगर कोई हॉरर मूवीज़ देखती है या इस तरह की चीज़ें देखती है तो बच्चे के करेक्टर में वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, खाना तो फिर अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, तो जो माँ खाती है वो बच्चे की परवरिश में लगता है उसको। वो खाना भी बड़ा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें माँ की खुराक से बच्चे को मिल रही होती है। मगर जो उसकी मेंटल ट्रेनिंग है वो भी उस 9 महीने के दौरान होती है। आई कैन प्रूव इट थ्रू द रिसर्च पेपर्स कि माँ जो सोचती है, माँ जो इंगेज रहती है अपनी एक्टिविटीज़ में उस 9 महीने के दौरान, उसका असर भी बच्चे के करेक्टर पे आता है। और बहुत सारी इस पर रिसर्च जो है वो लोग करते रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने तो उस पॉइंट से तरबियत शुरू की है। बच्चा जब पैदा होता है शुरू के 2.5-3 साल, हम एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि ये 2.5 साल 3 साल के बच्चे को हम एडमिट करा देते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में 5 साल से पहले कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे की अपनी एक नॉर्मल ग्रोथ तो होने दें उसको। 2.5 साल में हम उसको इतना बड़ा हैवी बैग लाद देते हैं, वो स्कूल जाता है। अब घर में बच्चा तरबियत कैसे लेता है, प्रॉपर तरीके से तो पेरेंट्स नहीं देते बैठा के कि बेटा इस तरह नहीं करो, इस तरह करो। तरबियत सिर्फ होता है बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है घर के अंदर। तो जो फैमिली मेम्बर्स जिस तरह बिहेव करते हैं वो उसको ऑब्जर्व करता है। वो देखता है बाप मेरा जब ऑफिस से आता है तो जूते उतार के इधर उधर फेंकता है, तो उसकी आदत में भी आएगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि प्रॉपर रैक पे जूते रखने चाहिए। ये डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखता है। बच्चा एक ऑब्जर्व कर रहा होता है घर पे। अच्छा, उसके बाद फिर स्कूल में आता है। स्कूल में हम जो है वो सिर्फ उसकी तालीम किताबों के लाद देते हैं और किताबों से जो भी चीज़ पढ़ाना शुरू करते हैं। उसको हमने ट्रेनिंग कोई नहीं दी, ना स्कूल में मिल रही है ना घर से मिल रही है। और 12 साल जो इतने क्रिटिकल हैं उसको हम ज़ाय कर देते हैं। और यही वजह है कि बहैसियत मजमूई पूरी कौम का जो आपने जो अभी फरमाया कि जो एक मॉरल करप्शन है, बिल्कुल मॉरली हम लोग बिल्कुल डिक्लाइन पे ही हैं। आप बड़े बड़े कंट्रीज़ में जाएं, आपको लोगों के एटीट्यूड से पता चलेगा कि उनकी तरबियत किस तरह से हुई है उनकी। और यही वजह है कि आज वो कौमें जो हैं वो तरक्की कर रही हैं और दुनिया पे उन्हीं का राज है। सर वही है ना कि सोसाइटी बिल्डिंग, करेक्टर बिल्डिंग, इस तरह से स्टेप्स होते हैं। द पीपल हु आर वेस्टिंग ऑन द करेक्टर बिल्डिंग, दे बिल्ड द सोसाइटीज, दे बिल्ड द इंस्टीट्यूट्स, दे बिल्ड द नेशंस। इस तरह से होता है। नेशन बिल्डिंग हमेशा करेक्टर बिल्डिंग पे ही होती है। जैसे आपने कहा ना कि ये हमारे एक सोसाइटल कोलैप्स की तरफ हम हैं, तो इसके मतलब बीइंग academicians, being of course a lead in any different sectors of life, what the basic factors, what the fundamental points you suggest practically कि हम इससे कैसे निकलें? एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमें कोई सजेस्ट करें कि पुराने बेसिक चीज़ें हमें एजुकेशन में किस तरह से डालनी चाहिए, या आगे हमें कुछ सोसाइटल जो इदारे हैं, बाकी इदारे भी हैं सोसाइटी के, इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें किस तरह से जो है ना वो आप सजेस्ट करेंगे? मैं ये सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आप एजुकेशन का बजट बढ़ाएं और मेक श्योर कि उसमें कोई करप्शन ना हो। ठीक है, जैसे टर्की और मलेशिया की मैंने एग्जांपल दी, 17% वो खर्च करते हैं, आप 3% से भी कम खर्च करते हैं। पहले तो आप फर्स्ट स्टेप में 7 से 8% करें, उसके बाद ग्रेजुअली उसको बढ़ा के 15% करें। ये एजुकेशन का बजट होना चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके मुल्क में एक लोअर एजुकेशन सिस्टम की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हायर एजुकेशन सिस्टम से पहले लोअर एजुकेशन कमीशन होना चाहिए, जो कि स्कूल और टर्शरी लेवल पे यानी कॉलेज लेवल पे सारी वो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करे चीज़ों को, और मेक श्योर करे कि जब वो बच्चा यूनिवर्सिटी के लेवल पे आएगा तो कम से कम इतना मैच्योर्ड होगा और इतना उस लेवल पे आएगा जो तकरीबन हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ में देखते हैं। वो लेवल लाने के लिए ज़रूरी है कि लोअर एजुकेशन कमीशन हो विदाउट एनी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, उसमें प्रॉपर एजुकेशनिस्ट हों, और अपना जो स्कूल का सिलेबस है वो सारे के सारा चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि स्कूल का सिलेबस भी अब फरसुदा हो चुका है। हम ये कब तक मुगलिया दौर को और इन चीज़ों को पढ़ाते रहेंगे? हमें खुद पता है, जब हम बड़े हुए और बाहर की लाइब्रेरीज़ में हमने चीज़ें पढ़ी तो सब पता चलता है कि हमारे बादशाहों ने क्या क्या चीज़ें नहीं की। हम तो सिर्फ उनकी पॉजिटिव चीज़ें ही, हर बादशाह हमारे लिए जो है वो बड़ा अजीम होता है।
हम उसके नेगेटिव चीज साइड को तो देखते भी नहीं है। हिस्ट्री को रिवाइज करना चाहिए, रियलिस्टिक जो ऑनेस्ट हिस्ट्री है वो बतानी चाहिए बच्चे को। हम खामा खा की एक गलत हिस्ट्री बताते हैं, इसकी वजह से जब बच्चा बड़ा होता है, शोर आता है उसको, और बाहर जाके जब देखता है तो वो यही समझता है कि जी मुझे तो जो कुछ पढ़ाया गया वो गलत पढ़ाया गया। मेंटल शॉक जिसको कहते मेंटल शॉक होता है। अब आप ताजमहल क्यों बना था, वो ताजमहल क्यों बना इसकी पूरी कहानी तो पीछे बताएं। यानी इंडिया में जब ताजमहल बना था तो फर्स्ट टाइम इंडिया जो है फर्स्ट टाइम बाहर से उन्होंने कर्जा लिया था, क्योंकि इतना महंगा ताजमहल बना था उस वक्त। और जो बादशाह ने जो हरकतें की थी ताजमहल बनाने जिसने, वो बताएं लोगों को, ईमानदारी से बताएं। लेकिन हम अपने बादशाहों को या जो भी इससे पहले या बाद के हैं, हम उनको बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनेस्ट बताएं चीज़ों को। जितना आप अपने सिलेबस में ऑनेस्ट होंगे ना, उतना ही आप जो है ना वो अपने बच्चे को सही डेवलप करेंगे, सही करेक्टर बनाएंगे उसका, क्योंकि तजाद नहीं होना चाहिए। तो सिलेबस को रिवाइज करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप मेक श्योर करें कि बच्चे के अंदर एक थॉट प्रोवोकिंग सिस्टम बनाएं। आप पढ़ाने के साथ साथ एग्ज़ाम उस तरह से लें जिसमें बच्चा सोचने पे मजबूर हो। सिर्फ रट्टा लगाने या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से काम नहीं चलता। मैंने तो आपको बताया ना, मुझे अब यूनिवर्सिटी लेवल पे आके ये करना पड़ा है और उसके मेरे पास रिजल्ट अच्छे आए हैं। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स हैं, बुनियादी मेजर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं, चीज़ें चेंज होती हैं। हम भी अल्लाह करे किसी वक्त चेंज हो जाएं। जब तक कि हम इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड जी नाज़रीन, डॉक्टर मुकाती जे मुताबिक़ असां हींअर मुकमिल सोसाइटल ऐं मोरल कोलैप्स की तरफ़ आहियूं। उन जो रीज़न एजुकेशन सां गॾु ट्रेनिंग जो न हुजणु ऐं इन जा हल इहो आहे त असांखे लोअर एजुकेशन कमीशन बनाइणु घुरिजे। ऐं उन लोअर एजुकेशन कमीशन जो पहिरियों कमु प्राइमरी एजुकेशन का सेकेंडरी एजुकेशन ताईं जेके बि फॉल्ट्स आउट आहिनि उन्हनि खे स्ट्रीम लाइन करणु खपे। उन में ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, ऐं उन में जेको आहे सिलेबस जो अपडेट थियणु, उन में जेके बि असांजियूं हिस्टोरिकल या सोशल साइंसिस या साइंसिस जा सब्जेक्ट्स आहिनि, नेचुरल साइंसिस जा, उन जो सिलेबस जो मुकमिल अपडेट थियणु, इहे बुनियादी नुक़्ता हुजणु घुरिजनि। सर थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम। ऐं तेसीं ताईं ॾियो इजाज़त। अल्लाह भाई।